मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं, क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं? आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। बिलावल भुट्टो का मियां नवाज शरीफ को मोदी को घर बुलाने का ताना। मरियम नवाज की कश्मीर इलेक्शन में धांधली के खदशात पर हुकूमत को वार्निंग। क्या एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की जमानत के फैसले नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी से और पीपुल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल से। वेलकम टू द शो। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, और कश्मीर के हवाले से आज बड़ा अहम दिन भी है कि आज 5वीं बरसी है बुरहान वानी की, एक ऐसे रहनुमा, एक यंग वॉरियर जिन्होंने कश्मीर की तहरीक में नई लहर डाल दी थी, जो भारतीय जारियत है उसका पर्दा भी चाक कर दिया था। क्योंकि जिस वक्त हमने देखा कि बुरहान वानी जैसे सिंबॉलिक फिगर्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है भारत की तरफ से, मार दिया जाता है, तो उनकी टॉलरेंस लेवल का जो एक पर्दा था वो चाक हो गया दुनिया पर। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक मुफाहमत से एक बार फिर महाजराई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, दोनों जमातें माजी की तरह एक बार फिर एक दूसरे की हरीफ बन चुकी हैं। चंद माह पहले पीडीएम के जरिए दोनों जमातों ने करीब आने की कोशिश की थी। उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि माजी की तलखियों को एकदम भुलाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मिलकर जिस सफर का आगाज किया था उसमें हम एक दफा दोबारा हिकअप्स देख रहे हैं, रुकते हुए देख रहे हैं कि जो क़यादत है दोनों जमातों की एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। और ये तमाम हमें नजर आ रहा है जो इंतखाबी मुहिम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में चल रही है, दोनों जमातें एक दूसरे को निशाना बनाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज कश्मीर में एक जलसे से खिताब करते हुए मियां नवाज को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को घर बुलाने पर ताना भी दिया। ये ताना नहीं है, मोदी का यार भी कह चुके हैं बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को। आज उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। हम वो भी वज़ीर आज़म नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपने शादियां पे बुलाते हैं। अगर एक जमात है जो मोदी के आंखों में आंखें देकर जवाब दे सकती है तो वो ना मुस्लिम लीग नवाज है, वो ना तहरीक इंसाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ कायदे अवाम का पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो ने कल भी कश्मीर ही के जलसे में मुस्लिम लीग नून को डील का भी ताना दिया था, उसको भी देख लीजिए। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलावल भुट्टो ने कल की तरह आज फिर नून लीग को मोदी के घर जाने पर, बुलाने पर ताना दिया। ये पहले भी वो कह चुके हैं, मोदी का यार भी कह चुके हैं। ये दोनों की तलखियां किस हद तक चली गई हैं जावेद अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, हम दोनों सियासी जमातें अलग अलग जमातें, अपनी आइडियोलॉजी है, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। हमारा माजी भी कोई बड़ा शानदार नहीं रहा, इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हुए थे इस हुकूमत के खिलाफ। और हमारा ख्याल था कि आइंदा शायद हम इतने जल्दी एक दूसरे को ताने ना दें, पर बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत में कि वो बड़ा जल्दी आदमी इन तानाबाजियों पर उतर आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई नई बात नहीं की। आपको याद होगा कि जब पिछली दफा इलेक्शन कैंपेन के लिए उतरे थे कश्मीर में, उन्होंने हर जलसे में नारे लगवाए थे हमारी लीडरशिप के खिलाफ, और जलसे में उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था। और होता भी ऐसा है कि जब इलेक्शन कैंपेन में आप जाते हैं तो इलेक्शन कैंपेन का एक माहौल होता है, वहाँ सबके खिलाफ बात करनी पड़ती है। जाहिर है अब अलग अलग जमातें जब इलेक्शन लड़ेंगी
तो जाहिर है अपने अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए कोई ना कोई बात एक दूसरे के ऊपर जरूर लेके जाती है लीडरशिप। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मामला इलेक्शन कैंपेन की हद तक ऐसी मामला होते हैं, पहले भी हुए हैं, आइंदा भी होंगे। जाहिर है सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जब सफे आरा होती हैं अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए, अपने वर्करों को जोश दिलवाने के लिए, तो वो दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई बात जरूर करती हैं। हमारा ये ख्याल था कि हमें सबको, मैं अब भी हमारी है कि हमारी जमातें जो सारी हैं बेशमूल पीटीआई जिसका कल्चर तो बहुत ही खराब हमारा हो गया है कि हम फैक्ट फिगर पे तो जरूर बात करें लेकिन ऐसी बातें ना करें जो कल एक दूसरे के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सके। लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत का कल्चर अब है और अब दुनिया की सियासत में भी ऐसा ही है। आपने देखा है कि बाइडेन और ट्रंप के इलेक्शन में भी और बाकी दुनिया के इलेक्शन में भी हमें जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है तो लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, एक दूसरे के नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सेनेटर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसीलिए शायद कल खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी कादर खान मंदोखिल साहब, क्या आप लोग वाकई यू एक्चुअली बिलीव कि मोदी के यार हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं और जो है बहुत ज़्यादा अपने घर बुलाते रहे हैं मोदी साहब को? ये एक्चुअल आपका बिलीफ है कि वो उनकी पॉलिसीज़ प्रो इंडिया है या ये एक सियासी बात है जैसा कि सेनेटर साहब ने कही? ये कोई बिलावल भुट्टो साहब ने कोई डाइजेस्ट की कोई कहानी सुनाई या बिलावल भुट्टो साहब को किसी ने कोई झूठी बात कह दी, उसने आगे माइक पे कह दी, या बिलावल साहब कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आपको याद नहीं है मोदी का 500 लोगों समेत जहाज सीधा ये लाहौर यात्रा पे उतर गया और मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत को भी पता था और वो आ गए और सीधे काबुल से, मुझे याद पड़ रहा है कि काबुल से ये जहाज आया था और सीधे इनके घर पे उतरा था और पता चला क़ायद आज़म की सालगिरह तो छोड़िए, नवाज शरीफ ने अपना सालगिरह का केक कटवाया और मुबारकबाद वसूल किए। तो बिलावल साहब ने कौन सी गलत बात की है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो मोहतरम फरमा रहे शायद खाकान अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं हम भी कर सकते हैं ऐसी बात। हाँ, तो ये तो घटियापन के इंतहा दर्जे को गिर चुका ही है। ये क्या बातें कर रहा है? ये NA-249 कराची के इलेक्शन में ये तो बिलावल साहब के पांव पड़े हुए थे कि मुझे ये सीट दे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने एहतजाज की कि जो पार्टी इस्तीफे के लिए पीपल्स पार्टी से नाराज हो रही है, आज वो एक सीट के लिए जिसकी 4 दिन का नहीं पता वो बिक मांग रही है। जब बिलावल साहब ने इसको इनकार कर दिए तो शोकाज भेज दिए। और भाई आप इनकी अपनी पोजीशन तो देख लें, ये खुद मुलाजिम है बेचारा और वो शोकाज दे रहे किसको? पीपल्स पार्टी के सरबरा को। खुद अपनी पता नहीं कुछ नहीं, अगर कब नौकरी से निकल के खैरात की सीट पे तो ये जीता है लाहौर से, इसकी अपनी सीट कहाँ गई है? तो खैरात की सीट पे आए और ये बातें ऐसी करी असेंबली में। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में मैं अपने हल्के में बैठा होता उसी रात को NA-249 का जब इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त मुझे मेरे किसी साथी ने फ़ोन किया कि भाई वहाँ पे RO के दफ्तर में पहुँच जाओ। वहाँ पे शायद खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर आज़म वहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, इस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया उन्होंने जो क्लर्कों की तरह, मुलाजमीन की तरह वाकई मुलाजिम साबित किए। अच्छा, उसके भाई प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, वो क्या कहा वो भी खैरात का सीट लिया उसे। वो प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा चपड़ासी की कुर्सी पे बैठते हुए, इलेक्शन कमीशन जहाँ रिजल्ट तैयार कर स्कैन करती है उसके सामने वाले कुर्सी में ये और मोहम्मद जुबैर से बैठे और नदीम मलिक साहब के शो में से एक्सेप्ट भी किया है। तो बात ये जो बातें कर रहे हैं इन्होंने तो अपनी हित्या की कोशिश कर ली, लेकिन मैं क्या मोदी का यार ना कहूँ? मैंने बिलावल साहब ने जो बातें किया क्या गलत की? मैं तो तस्दीक के साथ बात कर रहा हूं, इस पे मैं सारी चीज बात कर रहा हूं। सेनेटर साहब से बयान लूंगी, लेकिन सेनेटर वलीद इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इल्जाम जो लगा रही है पीपल्स पार्टी वो ये भी लगा रही है कि आपकी हुकूमत, खासतौर पे पंजाब की हुकूमत, उसको नून लीग ही संभाले हुए है, वरना ये कभी की जा चुकी होती। नहीं जी, देखें बात सुने, मैं अभी देखें 2021 के मार्च में सेनेट के इलेक्शन हुए, पंजाब में तो वोटिंग ही नहीं हुई ना। ठीक, MPAs वोट देते हैं इलेक्शन में, बाकी सूबों में हुई, बड़े खूबसूरती से वहाँ पे इलेक्शन जी। चौधरी परवेज इलाही साहब ने क्रेडिट लिया उसका कि उन्होंने नून लीग को भी मना लिया और अपने भी एक उनके कैंडिडेट हो गए और तीन PTI के, 3 नून लीग के और एक 7 जनरल सीट्स होती हैं ना, तो उनमें एक PMLQ के भी हो गए और सबको अपना सीट एट द टेबल वाला सिलसिला मिल गया। लेकिन उससे पहले नवंबर 2018 में जब 2 सेनेट की सीट्स जो हैं कैंडिडेट्स की डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ डुअल सिटीजनशिप की वजह से खाली हुई, अब मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ, और वो 2 जब सीट्स खाली हुई, एक हारून अख्तर खान साहब की थी, एक सादिया अब्बासी साहिबा की थी। तो उम्मीदवार PTI का एक पे मैं था और एक पे सीमी एसडी साहिबा थी। ठीक,
और बाकायदा बड़ा सख्त मुकाबला हुआ और हमने अपने एमपीएस सारे गिने हुए थे और पीएमएलएन ने भी गिने हुए थे और बहुत सख्त मुकाबला हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद वहाँ उसमें था। लेकिन हमने, और सेनेट के जब छोटा इलेक्टोरल कॉलेज हो 200-300 वोटर्स का, तो 8-10 वोट्स 12 वोट्स का फ़र्क जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नहीं कि 2 वोट 1 वोट कोई रेजर्स एज था। अच्छी खासी लीड से पीटीआई वाज एबल टू डिफीट पीएमएलएन इन द पंजाब असेंबली। तो ये जो लास्ट वहाँ पे एमपीएज के वफादारियों का सीक्रेट बैलेट था जब उनका इम्तिहान हुआ, ठीक, तो वाजे पीटीआई के, तो इसलिए पीटीआई किसी को, पंजाब गवर्नमेंट और पीटीआई की और उसके एलाइज की मेजॉरिटी जो पंजाब में है वो किसी की मेहरबानी की वजह से नहीं है। और खासकर, और अगर कहा है इनके चेयरमैन ने या क्या, तो मैं उसको मुस्तरद करता हूँ, मैं शदीद इख्तलाफ करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। पीटीआई और उसके एलाइज की वैलिड स्ट्रेंथ पंजाब की असेंबली में मौजूद है। उसका आखिरी डेमोन्स्ट्रेशन उस वक्त हुआ था, और कभी और कोई इस तरह का इलेक्शन आता है जिसमें पंजाब की असेंबली के मेंबर्स ने वोट देना है, तो आपको नजर आ जाएगा। So very confident, very confident. आपको मेरे चेहरे से, मेरे अल्फाज से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से नहीं नजर आ रहा? Right. वक्त हुआ एक ब्रेक का, and we will be right back. And welcome back. So सेनेटर जावेद अब्बासी, पंजाब की हुकूमत में आप लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बट वलीद इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मेजॉरिटी है, आप लोग कोशिश कर लें, हुकूमत ने रहना ही रहना है। दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि जो आपके लिए एक लिटमस टेस्ट का भी कहा है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान बजट के दिन अपने गैर हाजिर जो अरकान हैं उनके खिलाफ एक्शन तो लेके दिखाएं, वो क्यों नहीं एक्शन लेते आप लोग सेनेटर साहब? एक तो यह कि मैं ये ताना वाली सियासत करता नहीं रही, आपके मैंने साहब ये पहली दफा इलेक्ट हुए हैं और ये मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो बातें की हैं ये तो बड़ी माकूल बातें इन्होंने की हैं कि हम इनसे एक सीट मांगते हैं। वो आप एक सीट देने के क्या काबिल रहे हैं? अभी जब आप गिलानी साहब को ला रहे थे, किस तरह आपने हमारी मिन्नतें की हैं वोट देने के लिए, हमने आपको वोट दिए। फिर जब लीडर ऑफ द अपोजिशन को बना रहे थे तो हमने आपको किस तरह वोट दिए, और आप अपनी बात से जब मुकर गए तो सारी पीढ़ियों ने आपको निकाला। तब है उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ झूठ किया, कि आपने वादा किया था पीढ़ियों के प्लेटफॉर्म पर कि हम जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला आएगा और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट देंगे, और डिप्टी चेयरमैन के लिए हम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के हैदरी साहब को वोट देंगे। जब आप अपना वादा नहीं पूरा कर सके और आप हुकूमत के साथ मिलकर आपने जब इत्तेहाद बना लिया है, तो फिर सारी पीढ़ियां ने आपको तब निकाला है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हुकूमत के साथ चूंकि आप मिल गए, इत्तेहाद कर लिया है, और उसके बाद आपको हम याद आए। अगर हम मोदी के हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर लिया है, ये सिलेक्शन में जब लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी बने गिलानी साहब, राइट, गिलानी साहब बने जिनको, और अगर हम इतने ही बुरे थे तो आप मेहरबानी करके हमारे पास क्यों आए थे वोट देने के लिए? हम बुरे थे तो हमारे पास बार बार हमारे खानों पर क्यों तशरीफ लाते थे? अगर हम मोदी के यार थे तो आपको पहले भी आपने बातें की और आप भी करते हैं, दरमियान में आपको याद भूल गई थी। हमारा और पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला ही आप नहीं रहा। सच्ची बात ये है, बिल्कुल हकीकत है। ये पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से खत्म हो गई जमात है। अब सिंध की में भी अगर इनकी कोई मदद न की जाए, इसलिए ताने देने में तो शायद सबसे बड़ी तेजी हो सकती है, लेकिन हकीकत देख के बात करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। और अगर हमारी कोई पॉलिसी गलत हुई है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये जो अभी आपने सवाल किया जी, ये पीपल्स पार्टी बार बार हमें ताने देती थी कि आप अदम एतमाद क्यों नहीं करते पंजाब में। हम कह रहे थे आपके पास 4 एमपीए नहीं है वहाँ, या सीरियस पीटीआई के एमपीए या हमारी जमात के एमपीए हैं, और आप इसके कहने पर हमें बार बार कह रहे हैं कि अदम एतमाद करें। या तो आपके कोई 40-50 एमपीएज हों, या आपकी पंजाब में कोई पोजीशन हो, या पंजाब में आपको पोजीशन रोल प्ले करने की पोजीशन में हूं, तो फिर तो ठीक है, आपकी बात हम मान लें कि हम अदम एतमाद करें। राइट, खुद आप करने के काबिल नहीं है। सिर्फ ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग पे सारा मामला करे, तो मुस्लिम लीग उस वक्त करेगी जब मुस्लिम लीग समझेगी कि उसे अदम एतमाद करना चाहिए, जब वो समझेगी कि अदम एतमाद कामयाब हो सकता है, जब वो समझेगी कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं, उस वक्त हम जरूर अपनी लाएमल जो मुस्लिम लीग को सूट करेगा वो करेंगे। लेकिन अगर आपके पास तो अक्सरियत पंजाब में है कुछ नहीं है, तो रोज ताने देते हैं कि हमने ये तजवीज दी थी कि ये पंजाब में अदम एतमाद करें। तो तजवीज तो तब देंगे आपकी पंजाब में कोई पोजीशन हो, आपकी पंजाब में कोई एमपीए हो। जितनी आपकी पंजाब की पार्टी थी
वो सारे चले गए और जो 2-3 लोग रह गए वो भी जाने वाले हैं। ओके, इफ यू अलाउ मी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये कह रहे हैं कि आपका मुकाबला नहीं है उनके साथ। बिल्कुल नहीं है, इररिलेवेंट। बिल्कुल सही कहा, कल ये बिल्कुल सही कहा। मैं अस्मा बुखारी साहब ने भी की कि आप रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इनकी बात से एतमाद करता हूँ, वो करता हूँ, इत्तफाक करता हूँ कि हमारा कोई मुकाबला इनके साथ नहीं है। हमारा शहीदों की जमात है, हमारे कुर्बानियों की जमात है और इनकी भगोड़ों की जमात है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक जो साइकिल चोर है वो जेल में सड़ रहे हैं और एक सज़ा याफ्ता लंदन में दूसरी मरतबा जा रहा है। ये हमारी जमात है। और फिर जो बात ये पंजाब की कर रहे हैं, तो आप किस तरह से हमसे इस्तीफ़े मांग रहे थे जब आपके पास पूरा 7 सीटों पे पंजाब हुकूमत बैठे में सेनेटर साहब 7 सीटों पे कायम है और 7 सीटों पे जब कायम है तो वो उनके पास काफ लीग को आपने मना लिए, आपने मुका कर दी, सीटें आपस में बांट दी आपने पीटीआई के साथ। और हमसे आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, और इस्तीफा कौन मांग रहे? वो टांगा वाली पार्टी, वो नूरानी का बेटा जिसका पूरे पाकिस्तान में कोई काउंसलर भी नहीं है। आप हमसे तो एक काउंसलर जिसका नहीं है उनसे आप के जरिए हमसे इस्तीफा लेंगे और फिर हमें निकाल दिए। मैं गलत सख्त अल्फाज नहीं लिखे, हम ये ऐसी पीडीएम हमने बड़े देखे, ये ऐसी पीडीएम, ऐसी लोटों की जमात, ऐसी मुफाद परस्त की जमात कि चाचा कुछ कह रहे, चाचा कुछ कह रहे, भतीजे कुछ कह रहे, चाचा पाँव पड़ रहे, भतीजी धमकी दे रहे हैं। ये तो इनकी सियासत है। और ये तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना है। और फिर दूसरी बात, पंजाब में आदम इत्तेमाद, हम जमहूरी तरीके से बात कर रहे हैं। आप बात करें इस्तीफे दो, आपके अपने 2 इस्तीफे जब चले गए स्पीकर के पास इस्लामाबाद की, मुझे वो नाम याद ही शायद खुद में मौजूद है। फिर मरियम नवाज साहब ने क्या कहा कि इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मारे। वो मुंह पे क्या मारना, तुम जाके पाँव पड़े भाई इस्तीफे हमने नहीं दिए हम। और ये आपको, मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ सारे, बात क्या करें ये सर। अच्छा ये बात यहाँ भी खत्म नहीं हो गई है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि हमें, जो मैं अब मैं कर रहा हूँ, ये मेरी बात सुन, इनकी आप शुरू से देख ले, ये जब अपोजिशन में होता है तो ये हंके दिखाता है। उसके बाद थोड़ी सी सख्ती है, जैसे ये पाँव पड़ते हैं, इनकी जमानतें, मैं वकीलों में अदालतों में इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर नेब ने और इन पीटीआई की हुकूमतों ने इनको रिलीफ दी है, उनको रिलीफ दी, जैसा जहांगीर तरीन को रिलीफ दिया, क्योंकि हमारा खुर्शीद शाह साहब आज तक जेल में है, क्योंकि नेब मुजामत करे, इनके केसेस में नेब उनको रियायत दे रहा है जब भी जमानतें हो रही है। अदालतें भी बेबस है। बात सवाल ये है, बात उसूल के कर रहा हूँ, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। और आज इलेक्शन हो रहा है, कश्मीर की आपका टॉपिक है, इलेक्शन हो रहा है। इनकी 35 है और 370 भी याद है जो मोदी को प्लेट में बेचा, और इनकी 500 मुखबरों का जहाज जो इनके पास है वो भी के कश्मीर की आवाम जो है ना वो जाग चुके हैं। कश्मीर की आवाम न नून लीग पे एतबार करेगी, न पीटीआई पे करेंगे। ये दोनों कश्मीर के सौदागर है, ये दोनों से। अच्छा, और फिर आखिरी जुमला करें, इन्होंने क्या किया जब 370 का ये लागू हो गया, मोदी को ये खुशामदी कर रहे थे, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, खुशामदी कर रहे थे। जब 370 लगा तो आधे घंटे के उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज के बाद क्या किया, कश्मीर हाईवे का नाम जो है ना वो बदल दिया, श्रीनगर कर दिया। मैं भी ये कहूंगा मेरा हल्का बड़ा पसमानदा इलाका है। मैं बल्दिया टाउन का नाम लंदन टाउन रख देता हूं, मैं एहतियात टाउन का नाम अमेरिका टाउन रख देता हूं। तो ये है इनकी पॉलिसी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वही इकबाल साहब ने पॉइंट मेरे ख्याल से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा, मैं रिपीट कर देती हूँ, उन्होंने कहा जब कश्मीर पर हमला हुआ तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्या मैं हमला कर दूं, और कश्मीर हाईवे का नाम बदल दिया, जो ये अभी कह रहे हैं कि What did you achieve by that? नहीं जी, that is not, वो वकालती ज़बान में कहते हैं ना, the whole truth। तो मैं इस पे आता हूँ और मैं इसी पे, क्योंकि बिल आखिर को कश्मीर की बात हुई, आपने कहा ना जेरे बहस मौजूद कश्मीर था, लेकिन बात तो पता नहीं कहीं और कांटे का मुकाबला है वहाँ पे, आप सबके कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहाँ पर। नहीं, कांटे का मुकाबला इंशाल्लाह लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी पीटीआई की। आज मरियम नवाज ने कहा है कि अगर धांधली हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो उनकी धांधली क्यों होगी, उसके ऊपर तो वैसे ही हम कहते हैं कि जी मशीनों वाला काम करो, ईवीएम्स वाला, वो ताकि, और ऐसा सिस्टम इस मखसूस इलेक्शन के लिए नहीं, हम तो हर इलेक्शन के लिए, हमारा तो मौक़िफ़ ही है कि जी ये शिकायत दूर होनी चाहिए मुस्तकिल कि धांधली इलेक्शन में हुई। ऐसा सिस्टम हो जो फुल प्रूफ हो, जिस पे कोई एतराज़ ना करे, जीतने वाला को मुबारकबाद दे और अपनी हारने वाला अपनी तस्लीम करे शिकस्त को। ठीक, हम बात कश्मीर की कर रहे थे, मगर क्योंकि हमारे पास 2 लॉयर्स मौजूद थे तो हमने एक बड़े अहम इशू पर, जो कि इस वक्त हर किसी की ज़ेर बहस है कि मामलात कैसे चलते हैं, केसेस कैसे चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, उस पर भी बहस की। वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हुआ इन केसेस का आउटकम। हमें ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह साहब राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं
ब्रेक पर जाने से पहले हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बढ़ती हुई तलखियां हैं उन पे बात कर रहे थे। वेरी वार्म वेलकम टू यू राना साहब। बिलावल भुट्टो का ये बयान मैंने अभी पहले भी चलाया, एक दफा फिर चलाते हैं क्योंकि आपका कमेंट चाहिए। लेट्स वॉच इट। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। राना साहब, ये तासुर क्यों दे रही है पीपल्स पार्टी बार बार कि आप लोगों की डील हो गई है? देखिए, ये इंतखाबी जलसे, अवामी जलसे, उनका एक अपना टेम्परामेंट होता है। मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मैं इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि इंतखाबी जलसों में और अवामी जलसों में ये बातें जो हैं फिर हो जाती हैं और ये बाज़ औक़ात शायद करनी भी पड़ती हैं। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक इंतखाबी जलसे से उन्होंने ये ख़िताब किया है और इसमें कोई इतनी गौर व फिक्र नहीं होती ये बातें करने के लिए, ये बातें बस चल जाती हैं। हालांकि ये देखें, जो उन्होंने बात की है आर और पार की, ये तो बात की थी मरियम नवाज ने, और जब उन्होंने ये बात की थी उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहीं थे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा था कि मैं सिंध गवर्नमेंट की कुर्बानी दे दूँगा, मैं सिंध असम्बली की कुर्बानी दे दूँगा और मैं उस कठपुतली को जो है वो जनवरी से आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन फिर जब वक्त आया तो पार होने वाले पार हो गए, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो आ ही रहे ना। वो फिर जो इस्तीफ़ों का मामला था उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव ने जो है वो इजाज़त नहीं दी। उन्होंने एक मुख्तलिफ फ़ैसला किया उन तकारीर से, उन चैलेंजेस से जो जलसों में जो है वो होते रहे हैं। और जो उन्होंने पाँव पकड़ने वाली बात की है, ये तो बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की है और ये बात उन्होंने की है अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के मतलब, जो उनके बड़े भाई हैं और वो उन्हें हमेशा बाप की जगह पे रखते हैं, उनके लीडर भी हैं, तो वो तो पाँव तो उन्होंने पकड़ने की उनकी बात की है। आप ही की बात में से बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है कि एक बात शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, एक मरियम नवाज की स्टेटमेंट है। उन्होंने आपस में मिला दिया उनको। तो दोनों की अलग अलग राय है यानी इस मामले में, क्योंकि मरियम नवाज तो ये कहती हैं कि इतनी जद्दोजहद क्यों की अगर डील नहीं करनी थी। शहबाज शरीफ साहब जरा मुख्तलिफ बात करते हैं, तो ये बात तो फिर ऑन रिकॉर्ड है आज कि दोनों की बातें अलग होती हैं ना। हाँ, मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की। यानी ये दोनों बातें अलग हैं, मुख्तलिफ बंदों ने की हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इंतखाबी जलसे और इंतखाबी तकरीर का जो फिर उन्वान होता है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है, उन्होंने उन दोनों को मिला दिया है। तो ये बहरहाल इंतखाबी जलसों में ऐसे ही होता है और मेरा ख्याल है कि 25 जुलाई तक ये मिर्च मसाला जो है ये आपको मिलता ही रहेगा अपने प्रोग्रामों के लिए। तो उसके बाद जाके फिर बात जो है मेरा ख्याल है फिर सेटल होगी। फिर हो सकता है कि 26 जुलाई को जो बयान हो वो पीपल्स पार्टी और PMLN सेम पेज पे हों, एक ही पेज पे हों और एक ही बात करें। ये तो आपने बड़ी कोई खबर दे दी हमें इनसाइड। एहसन इकबाल साहब की जो फैसला आया, तफसीली फैसला हमने देखा, 2 फैसले आए लाहौर हाई कोर्ट ने, पहले वो ख्वाजा आसिफ साहब का और फिर एहसन इकबाल की ज़मानत के हवाले से जो दोनों तफसीली फैसले जारी हुए हैं, उसमें बहुत सारे सवालात नैब पर उठ रहे हैं। आप लोगों ने पहले ये सवालात उठाए थे, लेकिन आज जो मौक़िफ़ है उसको कैसे आप साबित करेंगे? मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि वज़ीर आज़म शहजाद अकबर वो इस नेक्सस में शामिल हैं। अब आप नैब की कार्रवाई पे कारकर्दगी पर तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे? देखें, ये जो एहतसाब का ड्रामा जो है, जो कि एक यरगमाल चेयरमैन के ज़रिए से और वज़ीर आज़म शहजाद अकबर के ज़रिए से जो है जो चला रहे हैं, इस ड्रामे की कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये 15 किलोग्राम हीरोइन मेरे ऊपर कैसे साबित करेंगे ये? और वो नेटवर्क जो सारी दुनिया में ड्रग सप्लाई करता है मेरी ज़ेरे कमांड, वो उसको कहाँ से ये लाएंगे? तो बात ये है कि ये जो इन्होंने विक्टिमाइजेशन की है, जो इन्होंने जुल्म किया है, जो झूठे मुकदमे इन्होंने एहसन इकबाल पे, मियाँ शरीफ फैमिली पे,
अपना खाकान अब्बासी पे और वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ख्वाजा साद रफ़ीक के मतलब आपके इल्म में होगा। यानी इन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। इन्होंने तो ये ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो केस है, अब आप मुझे बताएं कि वो आप पढ़े फ़ैसला, तो ये कोई केस बनता है कोई? फिर ना करप्शन का इल्ज़ाम है, ना किक बैक का इल्ज़ाम है, ना सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है, केस बन गया है। तो ये तो इन्होंने जो किया है। आपने खुद ही अपना जिक्र किया है राना साहब, क्योंकि आप कुछ दिन पहले अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि राना साहब आए तो उनसे ज़रूर पूछना, वो बताते नहीं हैं। मुझे बताया उनके साथ क्या हुआ था। वो भी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि एक आम शहरी को होती हैं। आज शेयर कर लें क्या हुआ था। मैं देखिए, मुझे इन्होंने जब गिरफ़्तार किया तो उसके बाद इनकी कोशिश तो ये थी कि जब मैं इस चीज़ को फेस करूँगा कि जी इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट जिसकी सज़ाए मौत है वो मेरे ऊपर बना दिया है, और मैं जो है वो फिर जो है वो बिल्कुल लड़खड़ा जाऊँगा। लेकिन बड़ा अल्लाह ने हिम्मत दी मुझे। इन्होंने बिल्कुल जो है वो कैद तन्हाई में रखा। जिस सेल में जाके इन्होंने मुझे बंद किया था उसमें एक कंबल था और एक चादर थी। उसके अलावा और सहूलतों की तो और क्या बात की जा सकती है। मुझे इन्होंने पूरे 6 माह घर का खाना अलाउ नहीं किया। पहले तकरीबन 15-20 दिन मेडिसिन जो है वो अलाउ नहीं की। हॉस्पिटल जो है वो जेल का, उसमें मेरा दाखला बंद था। वो डॉक्टर को ये इंस्ट्रक्शन थी कि वहाँ पे जाके तुम कोई चीज़ देख लो या दे दो, लेकिन हॉस्पिटल वो जो है वो नहीं आ सकते। मेरी मुलाकात फैमिली के अलावा और अपने वकला के अलावा मैं किसी एक बंदे को, किसी एक रिश्तेदार को जो है वो थ्रू आउट जितनी देर जेल में रहा हूँ नहीं मिल सका। जब मुझे उस सेल से निकालते थे तो बाकायदा जेल में कर्फ्यू लगाते थे कि ड्यूटी तक मुलाकात के लिए आते या जाते कोई बंदा मेरे मत्थे ना लगे। वहाँ पे 100 के करीब नैब के लोग थे। ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पे थे, आहल चीमा थे, ख्वाज चौधरी थे। तो वो तक जो है वो ना मेरे पास कभी मुझे आके मिल सके, ना मैं उनके पास जा सका। हालांकि जेल में लोग जब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसका हम जिक्र इसलिए नहीं करते कि ये फिर लगता है कि जी हम अपनी जो है वो बिपता सुना रहे हैं। लेकिन ये जो जुल्म हुआ है या ये अभी भी कर रहे हैं, इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ये ऐसे ही जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर दी जाएगी। और PMLN फिर इकट्ठे होंगे तो क्या PDM में वापसी हो सकती है पीपल्स पार्टी की? क्योंकि अब्बासी साहब, खाकान अब्बासी ने तो रिजेक्ट किया कि नहीं हो सकती वापसी कभी। नहीं, PDM में तो मेरा ख्याल है कि अब वापसी नहीं हो सकती। PDM में वापसी होनी भी नहीं चाहिए। बड़ी सीधी बात है। जब एक दफ़ा बात नहीं बन सकी तो वो उसको बार बार जो है वो उस तरह से करना मुनासिब नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन को अपना जो मैंडेट है, जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, जो आवाम की तरफ से है, उसको निभाने के लिए जो है मुत्तहिदा अपोजिशन को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना असद महमूद साहब ये पूरी तरह से मुतफिक हैं। और ये पिछले जो 2 सेशन हुए हैं जो कि PDM से अलहदगी के बाद हुए हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि उनको इस बात का एहसास है और पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। आपने 2 दिन कबल हम आपके सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग दी स्टेटमेंट। आपने कहा शहबाज शरीफ ने DGISI जनरल फैज़ की नहीं बल्कि उनके तज्ज़िये की तारीफ़ की थी। राना साहब, मैं आपकी तारीफ़ करूँ, आपके तज्ज़िये की तारीफ़ करूँ, आप ही की तारीफ़ होगी। तो मान लें अगर की है शहबाज शरीफ साहब ने ज़बरदस्त तारीफ़ की उन्होंने जनरल फैज़ की, इसमें बुराई क्या है? देखें, अगर आप मेरी ज़ात की तारीफ़ करती हैं तो ये खुशामद में के ज़ुमरे में आ जाती है। अगर मेरे किसी सियासी बयान की या मेरे किसी सियासी अमल की या मेरी कोई परफॉर्मेंस हो, मैंने सियासी तौर पे कोई मजमून लिख दिया है या मैंने कोई जो है वो आइडिया पेश कर दिया है, तो वो बात जो है वो तो एक देखें, एक प्रोफेशनल आप तज्ज़िया करें और उसमें अपनी गलती भी मानें। ये आप कहें कि यहाँ पे हमसे भी गलती हुई है, ये फ़लाँ जो फ़ैसला हुआ था वो उस दौर के फ़ौजी आमर ने दुरुस्त नहीं किया था, और फिर आप आके कहें कि फ़लाँ जो पॉलिटिकल लीडर था उसने भी ये गलत किया,
तो फिर कौन नहीं कहेगा कि जी आपने सही बात की है। फिर उस बात को एक लेकिन प्रोफेशनल, बिलावल भुट्टो ने तो नहीं कहा, ये किसी और ने तो नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ की। मैं आपकी बात समझ गई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बात ये है, बड़े अच्छे हैं, नहीं, या सब ने कहा, आपकी आंखें बड़ी नहीं, अच्छी है, नॉट लाइक दैट, तज्जिए की तारीफ की। सबने की। सबने कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, असद महमूद साहब ने भी कहा कि आपने हालात का जो एनालिसिस किया है वो बड़ा बेलाग किया है और इम्पार्शल था, प्रोफेशनल था। तो और उन्होंने किया भी उन्होंने यही है। उन्होंने कोई अपनी पॉलिसी नहीं दी, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये चाहते हैं। उन्होंने जो हकायक थे, जैसे थे वैसे उन्होंने सामने रखे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला करे कि क्या करना है। राइट। सो प्राइम मिनिस्टर के नेक्स्ट मीटिंग में आए तो आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं होगा, क्योंकि आपका मौक़िफ़ है कि अभी भी हमें कोई इतराज़ नहीं था। जी, हमें अब भी कोई इतराज़ नहीं था, हमें आइंदा भी कोई इतराज़ नहीं होगा। दरअसल यही जो ब्रीफिंग है ये कोई 5-7 रोज़ कबल वज़ीर आज़म और कुछ वज़रा को हो चुकी थी। तो वज़ीर आज़म ने वो जो आके उस दिन पार्लियामेंट में अपना सियासी नारेबाजी की थी ना, वो इसी वजह से की थी उन्होंने। वो क्योंकि उन्होंने ये तजिया तो आप वगैरह। वेलकम कर दें आज हमारे प्रोग्राम से कि प्राइम मिनिस्टर आए नेक्स्ट मीटिंग में, वी विल वेलकम हिम, बिल्कुल, हाँ, ताकि फिर ना वो ये कहें कि हमें मना किया था। नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं था, ना था ना है। उसकी वजह ये है कि ये पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है तो वो उसका एक अहम हिस्सा है एज लीडर ऑफ द हाउस। इसी तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन एक अहम हिस्सा है। तो कौन इसके ऊपर एतराज़ कर सकता है या रोक सकता है। सो मरियम नवाज ने कहा कि हमें डील करने की ज़रूरत नहीं है, हमने फिर जिद्दोजहद क्यों की। आप समझते हैं ये ठीक बयान है या डील के लिए एक डोर ओपन होना चाहिए हर वक्त? देखें, डील से मुराद ये ली जाती है कि आप अपने मकसद से, आप अपने बयानिए से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम कत्तन किसी सूरत में जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारा बयानिया है सिविलियन बालादस्ती का, वोट की इज्जत का और फ्री और फेयर इलेक्शन का, इसके ऊपर अगर डील से मुराद ये ली जाए कि हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे अपने बयानी पे, तो ये कत्तन नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जो कश्मीर के इलेक्शन में भी आज मरियम साहिबा ने कहा फ्री एंड फेयर, आपने भी जिक्र किया, वो भी कह रही हैं कि धांधली ना हो जाए। ये खदशात इतने ज़्यादा हैं तो फिर आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं जब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर लें। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तो इससे तल्लुक़ ही कोई नहीं है धांधली से। इलेक्ट्रिक वोटिंग जो है ये धांधली जो है ये ईवीएम करती है या इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन्स करती हैं। वो कैसे रोक लेंगी? ये जनूबी पंजाब महाज जो बना था ये किसी मशीन ने बनाया था जो एक नई मशीन आके उसको रोक लेगी? ये जो प्री पोल रिगिंग होती है, जब लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इस पार्टी को छोड़ो, इसमें शामिल हो जाओ, किंग पार्टी बनाई जाती है, फिर किंग पार्टी में इलेक्टेबल्स को जो है